हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके आईसीएससी का चैप्टर 7 करेंगे, फिजिक्स में है जो क्लास 10th का, जो कि है साउंड। राइट। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी, देखते हैं भी साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। अब जैसे देखो, जब मैं बोल रहा हूँ तो जो मेरा लेरिंग्स है वो वाइब्रेट हो रहा है, राइट। और उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो सराउंडिंग मीडियम है, जो कि अभी यहाँ पे एयर है, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो वही देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखा है, sound is produced when a body vibrates and it reaches us through the vibrations of the particles of the surrounding medium. Right? तो देखो, thus sound requires a medium for propagation. तो याद रखना, जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती थी, जैसे लाइट, तो उसको एक ऐसा नहीं भी मीडियम प्रोपगेशन के लिए चाहिए, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है, राइट। लेकिन जो साउंड है उसको हमेशा एक मीडियम चाहिए, ठीक है। और हमारे वाले केस में यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है, एयर। कुछ भी हो सकता है, वाटर में भी साउंड ट्रेवल करती है, सॉलिड में भी करती है, लेकिन उसको मीडियम चाहिए, राइट। जो ऑडिबल रेंज है साउंड की, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जो सराउंडिंग एयर पार्टिकल्स हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने चाहिए, उन जो पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होनी चाहिए, तभी साउंड ऑडिबल रेंज वाला प्रोड्यूस होगा जो हम सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, उस साउंड को क्या बोला जाता है, अल्ट्रासोनिक। सोनिक हम साउंड के साथ रिलेट करते हैं, अल्ट्रा मतलब ज्यादा, राइट, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो देखो, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है आर मोर एनर्जेटिक देन द ऑडिबल साउंड, राइट। अभी मैंने आपको उसमें लाइट वाले चैप्टर में भी जैसे बताया था, भी जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी बोलते हैं हम। तो उसी हिसाब से एक वेव की बात कर रहा हूँ, एक वेव की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, राइट। तो इसलिए जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ऑडिबल साउंड से, राइट। तो उनके पास मोर एनर्जी होती है, देयरफॉर दे हैव दीज थ्री प्रॉपर्टीज, राइट। जो कि प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली, दे कैन ट्रेवल अनडिविएटेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेंगे वो, राइट, अनडिविएटेड। दे कैन बी कन्फाइंड टू अ नैरो बीम। और तीसरा क्या है, दे आर नॉट इजिली अब्सॉर्ब्ड इन अ मीडियम। वही बात, एनर्जी ज्यादा है तो जल्दी से अब्सॉर्ब नहीं होगी, right? देखो, both ultrasonic and infrasonic sounds travel in a medium with the speed same as that of the audible sound. जितनी ऑडिबल साउंड की स्पीड है उतनी ही स्पीड पे ट्रेवल करते हैं अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। स्पीड सब वेव्स की सेम है, जैसे लाइट में भी मैंने आपको बोला था स्पीड हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सेम होती थी, उस हिसाब से यहाँ पे भी हर साउंड की स्पीड सेम है, लेकिन जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो डिफर करती है, राइट। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। देखो, सम टर्मिनोलॉजीज क्या है, सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, साउंड वेव। वो क्या है भी, जो एक पार्टिकल है उसका अपने मीन पोजीशन, मतलब जो उसकी नॉर्मल जहाँ पे वो रुका हुआ है, वहां से उसका एक्सट्रीम वो कितना दूरी तक गया है और वापस आया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव, ये क्या है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक गया, राइट, फिर यहाँ तक आया और फिर वापस आया, तो ये पूरी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई। इसमें जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो कितनी वाइब्रेशन करेगा उसको बोल देते हैं हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकली 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, राइट। देखो, अभी वही यही हमारा रिलेशन था साउंड वेव में, और सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही है साउंड वेव में, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, राइट। अभी नोट देखो, द फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द सोर्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली बात होगी, प्रोड्यूसिंग द साउंड, while the velocity of the wave and hence its wavelength depends on the properties of the medium in which the wave travels. याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी यही बात थी। मैकेनिकल वेव्स आर डिस्टर्बेंसेस दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम ट्रांसफरिंग एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, जो एक मीडियम में ट्रेवल करती हैं, उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, राइट। तो इसके टाइप्स क्या है मैकेनिकल वेव्स के, सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव्स। ये क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द वेव्स डायरेक्शन फॉर्मिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये नीचे एग्जांपल बनाया है। आप एक रोप को पकड़ना, उसको ऐसे करके फेंकोगे तो वो जो ऐसे लूप सा बन जाता है वो आगे तक ट्रेवल होता जाता है, राइट। वो आपकी एक वेव है। अगर उसको आप ऐसे ऐसे करते रहोगे, ऐसे ऐसे वेव की तरह आगे चलता रहेगा। वो क्या हो रहा है, हर एक पार्टिकल ऊपर जाता है नीचे आता है, लेकिन वेव आगे जा रही है, राइट। वही है प्रोपोगेशन, पार्टिकल कैसे, वेव जा रही है ऐसे, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, वेव आगे जा रही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव।
राइट। एग्जाम्पल क्या है, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे मैंने आपको बताया। साउंड वेव्स इन सॉलिड्स एंड ऑन लिक्विड सरफेस, लिक्विड के सरफेस पे, और साउंड वेव्स सॉलिड्स में ऐसे ट्रेवल करते हैं, वहां पे वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, राइट। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होते हैं, भी ऐसे ऐसे ऐसे, पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, वेव भी ऐसे आगे जा रही है। पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू दी वेव्स डायरेक्शन। इसका एग्जांपल क्या है, ये आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ पे इन सॉलिड्स नहीं आएगा। नॉर्मली साउंड वेव्स ऐसे ट्रेवल करती हैं, जैसे अब अभी मैं बोल रहा हूँ तो एयर में साउंड वेव ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है, राइट। जो साउंड वेव्स होती हैं वैसे, वो सॉलिड्स में ट्रांसवर्स वेव भी एज ए प्रोपोगेट कर सकती हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी। लेकिन लिक्विड्स में वो लॉन्गिट्यूडिनल जाती हैं, और लिक्विड के सरफेस में ट्रांसवर्स, और एयर में तो लॉन्गिट्यूडिनल जाएंगे, राइट। तो ये पूरी तरह से गलत भी नहीं बोल सकते हम इसे, इस एग्जाम्पल को जो हमने लिखा है। सॉरी, ये क्या होगा, ये वाले को, हाँ। तो इसमें से मेन पॉइंट आपने क्या याद रखना है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, साउंड वेव जो होती है वो गैस में लॉन्गिट्यूडिनली मूव होती है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है इस पूरे का, राइट। देखो ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती हैं इन गैसियस मीडियम, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसकी वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है, ये आप याद कर लेना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, p है प्रेशर ऑफ गैसियस मीडियम, d है डेंसिटी ऑफ गैसियस मीडियम, राइट। और गामा है आपका एक कांस्टेंट जो एयर के लिए 1.4 होता है, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि जो स्ट्रिंग वाला मैंने आपको बताया था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उनके उनके लिए फॉर्मूला ये है, उनके वेलोसिटी के लिए, राइट। v वेलोसिटी ऑफ द वेव होगी, t है टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब देखो, when a wave traveling in one medium passes to another medium, its intensity, direction of propagation, wavelength and speed changes, but its frequency does not change। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली बात ही होगी ना सारी की सारी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसके अलावा और सारा कुछ चेंज हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज हो जाती है, जैसे उसमें रिफ्रैक्शन में होता था, राइट, लाइट वाले केस में। वेवलेंथ चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, और स्पीड चेंज हो जाएगी, राइट। देखो, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स का आपको ये डिफरेंस है जो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, राइट। ये पूछे जा सकता है। The reflection of a sound wave, the return of a sound wave on striking a surface such as wall, metal, sheet, plywood, etc. back in the same medium is called the reflection of a sound wave। ये लाइट वाला केस था, राइट। It also follows the laws of reflection as of light waves। Requirement for reflection, ये यार ना, रिक्वायरमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। The size of the reflecting surface must be bigger than the wavelength of the sound wave, ठीक है। साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपके सरफेस जहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी, वो उनका उसका साइज होना चाहिए बड़ा, साउंड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी वेवलेंथ से, राइट। अभी देखो, इस टॉपिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉरी, इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, इको। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कंडीशंस क्या है इको की, राइट। डिफाइन क्या है, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टेकल आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड इज कॉल्ड एन इको। आपने कभी ट्राई करा होगा, अगर आप कभी हिल स्टेशन की तरफ गए होगे तो, जब आप पहाड़ पे चढ़ के आप जोर से कुछ भी बोलते हो ना, तो थोड़े टाइम बाद आपको वापस सुनाई देता है, राइट। उसी को हम इको बोलते हैं। सिर्फ पहाड़ में नहीं, अगर आप कभी वेल के पास जाओगे, वेल में करके देखोगे, और काफी डीप है वेल, तो वहां पे भी आपको सेम चीज दिखेगी, आप बोलोगे और थोड़े टाइम बाद आपको वही आवाज वापस सुनेगी, उसको क्या बोलते हैं, इको, राइट। तो इसके कंडीशंस क्या है इको के, हमेशा ऐसे नहीं होगा, जैसे आप देखो कि एक वेल में आप बोल रहे हो तो ऐसा हो रहा है, अगले में बोल रहे हो तो नहीं हो रहा, क्यों। इसके पीछे कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है, द इको मस्ट रीच द ईयर्स एटलीस्ट 0.1 सेकंड्स आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। देखो, जैसे दो वेल्स हैं, आपने फर्स्ट में बोला, साउंड तो उसमें भी वापस आई लेकिन आपको सुनी नहीं। सेकंड में आपने बोला, आप साउंड उसमें वापस आई लेकिन आपको सुन के उसमें आपको लग रहा है इको है, इसमें नहीं है। क्या हो रहा है, जो फर्स्ट वेल था वहां पे साउंड 0.1 सेकंड से पहले आ रही है, आपने बोला साथ के साथ ही वापस आ रही है साउंड, तो आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो उसको इतना अच्छे से परसेप्ट नहीं कर पा रहे, राइट। लेकिन सेकंड केस में 0.1 सेकंड से लेट आ रही है,
तो आपका जो ईयर्स है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और उस हिसाब से देखा जाए, देखो कंडीशन ये है जो मैंने ऐसे लिखी है बाहर, ठीक है, जो ये मैंने ब्रैकेट में डाला है ये कंडीशन नहीं है, इसको मत याद करना। काफी बार बच्चे ये वाली कंडीशन लिख देते हैं ब्रैकेट वाली, जिसकी वजह से नंबर कट हो जाते हैं, राइट। ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन है ऊपर वाली कि एटलीस्ट 0.1 सेकंड्स का डिफरेंस होना चाहिए। ये मैंने वैसे ही साथ में एक कमेंट ऐड कर दिया, दैट इज हेंस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द रिफ्लेक्टर इन एयर मस्ट बी 17 मीटर। ये आप निकाल सकते हो, देखो 0.1 सेकंड्स के बाद आनी चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होगा, आप यहाँ से आपने बोला आगे रिफ्लेक्टर है, बोलोगे साउंड गई, रिफ्लेक्ट हुई, वापस आई, ये पूरी जगह पे 0.1 सेकंड लगा है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, अगर ये डी था, डी डी 2d अपॉन वी, तो 0.1 इक्वल टू 2d अपॉन वी, राइट। वी है वेलोसिटी, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो जो आपका आएगा 17 मीटर। वी को आप स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाला रख देना, राइट। ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन ऊपर वाली है 0.1 सेकंड्स। क्यों, क्योंकि ये 17 मीटर्स तो सिर्फ एयर वाला केस है, अगर वाटर में होगा तो डिस्टेंस वेरी होगा, लेकिन ये कंडीशन सेम रहेगी भी 0.1 सेकंड रहना चाहिए, राइट। सेकंड कंडीशन क्या है, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज इनफ एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। वही बात है, रिफ्लेक्ट होने के लिए ये कंडीशन थी, तो इको के लिए तो होगी होगी, राइट। तीसरा क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सच दैट द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचिंग द ईयर इज सफिशिएंटली इंटेंस टू बी ऑडिबल। अभी देखो, अगर आप जोर से बोलोगे तो आपको वापस सुनेगी, अगर आप ऐसे ऐसे करके कुछ बोलोगे, राइट, ऐसे विस्पर कर रहे होगे, तो वो वापस आपको नहीं सुनेगा ना, क्यों, उसकी इंटेंसिटी इतनी कम थी, वहां तक पहुंच के वापस आपके तक वो पहुंच ही नहीं पाई, तब तक सारा एनर्जी लॉस हो गया साउंड का, और बीच में कहीं पे मर गई, राइट। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय द मेथड ऑफ इको, ऐसे आप डिटर्मिन कर सकते हो साउंड का। कैसे, v इक्वल टू 2d अपॉन टी से। ये देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको भी पता नहीं है भी साउंड की स्पीड कितनी है, राइट। आपको काफी आगे एक ऑब्स्टेकल पता है भी, काफी बड़ा ऑब्स्टेकल है, ठीक है, और आपको डिस्टेंस पता है, मान के चलो 30 मीटर है वहां तक और यहाँ तक, मतलब वहां तक 30 मीटर है, तो टोटल कितना हो गया, जाने का आने का 60 मीटर, राइट। तो अभी आप यहाँ से जोर से बोलोगे और आप वापस सुनोगे, अच्छा, तो आपको साउंड, आपने साथ में टाइम वॉच रखी हुई है, स्टॉप वॉच रखी हुई है, आपने बोला, जब भी वापस आया आपने उसको रोक दिया, आपने देखा ओके इतना टाइम हो गया, तो अभी आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो ना, v क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, 2d अपॉन टी, राइट। तो यूजेस ऑफ इकोस क्या है, इको क्या है, यूज्ड बाय बैट्स, डॉल्फिन्स एंड फिशरमैन, ऑल ऑफ देम यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर नेविगेशन ऑफ डायरेक्शन और प्रे। जो बैट्स होते हैं ना उनको दिखता नहीं होता, ये मुझे लगता है, पता नहीं ये फैक्ट है, पता नहीं कोई ऐसे ही बनाया हुआ है, लेकिन मैंने सुना है भी बैट्स को दिखता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं अपने नेविगेशन के लिए, वो अल्ट्रासोनिक वेव एमिट करते रहते हैं हमेशा, हमें नहीं सुनती कोई अल्ट्रासोनिक वेव, राइट। तो इसलिए वो एमिट करते रहते हैं, और जैसे जैसे उनको टकरा के वो वापस आती है ना, उनको इको सुनती है, तो वैसे उनको पता चलता है भाई यहाँ से इतना टाइम लगा, तो यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल इतना दूर है मेरे से, तो मुझे अभी इधर हो जाना चाहिए, तो ऐसे इस हिसाब से, राइट। और डॉल्फिन्स भी ऐसा कुछ ही करते हैं, फिशमैन यूज करते हैं देखने के लिए भी कितनी गहराई है समुद्र की और सारा कुछ, राइट। दूसरा यूज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सोनार। इसका फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड, सबसे पहली बात, सोनार में कौन सी वेव्स यूज होती हैं, अल्ट्रासोनिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये है क्या, सोनार इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस साउंड वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। ठीक है, वही बात है, इको की वजह से डिटेक्ट करता है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को। इट वर्क्स बाय emitting साउंड pulses एंड measuring द टाइम इट टेक्स फॉर द इकोस टू रिटर्न फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, स्पीड हमें साउंड की पता है वाटर में कितना होगा, हमने टाइम देख लिया, तो हमें डिस्टेंस पता चल गया, राइट। The basic mathematics of sonar involves calculating distance using the speed of sound in water and time it takes for the sound waves to travel to an object and back, right? Formula वही, distance equal to speed of sound into time upon 2, है ना, समझ आ गया ना कैसे। बाय 2 क्यों आया, क्योंकि 2 बार डिस्टेंस कवर हुआ है ना, तो वहां से वही बात है ना, ये देखो वही है, ये v इक्वल टू 2d/t था, हम t इधर ले गए और 2 को नीचे ले आए, तो ये बन गया, राइट। Here the factor of 2 accounts for the round trip of the sound, right? वही बात जो अभी मैंने बोली है। The uses of echoes in medical field, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये क्या होता है, जो आपने सुना होगा आपके घर में, कभी आपके मम्मा या पापा ने बोला होगा भी अल्ट्रासोनिक करवाना है, राइट। तो वो क्या होता है भी, वही है, उससे हमारे अंदर वाले ऑर्गन्स को, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो हमारे ऊपर ऐसे एक मशीन होती है एक, उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, उसकी वजह से वो
इसी इको की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं, और एक स्क्रीन के ऊपर हमारा सारा स्ट्रक्चर आ रहा होता है भी अंदर क्या है, राइट। जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो इसी टेक्नोलॉजी से ढूंढे जाते हैं, राइट, अल्ट्रासोनोग्राफी। और इको कार्डियोग्राफी भी होती है। ये क्या होता है, यूज टू ऑब्टेन इमेज ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अभी देखो, अभी आगे हम एक अलग टॉपिक पे, जो कि है नेचुरल वाइब्रेशंस। इसका डिफाइन क्या है? द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट आर कॉल्ड नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस। Therefore, a body executing natural vibrations is acted upon by one thing, restoring force। हम एक्सटर्नल कोई ऐसे ऐसे बार बार फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है। हमने जैसे स्ट्रिंग है, आपने पकड़ के छोड़ दी, तो जैसे जिस फ्रीक्वेंसी पर अभी वो वाइब्रेट हो रही है ना, हम उसको पकड़ के ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, हमने करा, छोड़ दिया, अब वो उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसी वही उसको वापस ऊपर नीचे लेके जा रहा है। जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्ट्रिंग। देखो एग्जाम्पल क्या है, क्लैंप रबर स्ट्रिंग एट बोथ हैंड्स एंड डिस्टर्ब, या फिर स्ट्रक कर दो है ना उसको। इन ए पार्ट द स्ट्रिंग वॉज स्ट्रक एट द मिडल पॉइंट, अगर बीच में करोगे तो ए जैसा बनेगा चीज। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोट, फ्रीक्वेंसी एफ है। अगर आप करोगे बी वाले पार्ट पे, जैसे आप बी वाले पार्ट का कब मिलेगा, जब आपने 1/4 लेंथ पे स्ट्रक करा, या तो यहाँ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, तो ऐसा वेव बनेगी। अगर आपने 1/6 पार्ट पे करा तो ऐसी वेव बनेगी, राइट। और फर्स्ट वाले को प्रिंसिपल नोट बोलते हैं, सेकंड वाले को फर्स्ट सब्सिडरी बोलते हैं, थर्ड वाले को सेकंड सब्सिडरी बोलते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसीज को ये नाम दिया गया है। द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड इज कॉल्ड नेचुरल पीरियड, ठीक है। इन आइडियल कंडीशन इन वैक्यूम नेचुरल वाइब्रेशन द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस डू नॉट चेंज। अगर आप वैक्यूम में जाके आपने स्ट्रिंग पकड़ रही है और आप उसको ऐसे छोड़ दोगे तो ऐसे करते रहेगी। क्यों? एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है उसको रोकने के लिए, तो उतना ही फ्रिक्वेंसी रहेगा, उतना ही एम्पलीट्यूड रहेगा, और ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो उसकी डायग्राम ऐसे कुछ बनेगी वैक्यूम में। अभी अगला क्या है, डैम्प्ड वाइब्रेशंस। डिफाइन क्या है, पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन प्रेजेंस ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशंस। जैसे हम देखेंगे हमारे अर्थ पे, राइट। आप स्ट्रिंग को पकड़ोगे, ऐसे करोगे, धीरे धीरे क्या देखो, करते 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 वो धीरे धीरे होते होते रुक जाएगी, वो डैम्प्ड है। यहाँ पे उनको रोक कौन रहा है, रेसिस्टिव फोर्स क्या है हमारे, एयर, राइट। तो एयर रेसिस्टिव फोर्स लगा रही है। इन डैम्प्ड वाइब्रेशंस टू फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी। सबसे पहली रिस्टोरिंग फोर्स, वही जब आपने ऐसे करके छोड़ा, जो नीचे गया तो जो स्ट्रिंग था उसने रिस्टोर करा, रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, उसको वापस ऊपर ले गया, फिर से रिस्टोरिंग फोर्स। और दूसरा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, जो एयर लगा रही है फिलहाल। इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये आप 11th में भी पढ़ोगे आगे डिटेल में थोड़ा सा, लेकिन अब तक याद रखो, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जांपल क्या है, वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग इन एयर, वही बात है। तो ये देखो ऐसा कुछ बनेगा, पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा था, धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, करते करते एक पॉइंट पे रुक जाएगा, राइट। अभी डिफरेंस नेचर और डैम्प्ड में, ये भी आप पढ़ लेना। जो भी हमने ऊपर सारा कुछ करा है उसका समरी हो गया तो काइंड ऑफ यहाँ पे। अभी आ गया फोर्स्ड वाइब्रेशंस। ये क्या होते हैं, द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी विच टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल periodic force acting on it are called are called forced vibrations, right? Therefore a body executing forced vibrations is acted upon by three things। अभी देखो, फर्स्ट केस क्या था, जैसे हम वैक्यूम में जाके हमने ऐसे करके छोड़ दिया, अब वो अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रहा है, राइट। वो नेचुरल वाइब्रेशंस हो गए। अगर हम अर्थ पे कर रहे हैं, हमने ऐसे करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो उसकी थी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेकिन धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, राइट। और थर्ड क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन। इसमें क्या, हमने ऐसे करके छोड़ा नहीं, हम खुद भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में फोर्स लगाते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तीन चीजें एक्ट करेंगी। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी गलत होगी, यहाँ पे ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, और ये होगा थर्ड, राइट। सबसे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, बाद में फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। और थर्ड क्या है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जो हम खुद से बार बार लगा रहे हैं, ठीक है। और द ड्राइविंग फोर्स, इसको ड्राइविंग फोर्स भी बोला जाता है। ये चीजें याद रखना, फोर्स में कौन कौन से फोर्स लगेंगे, डैम्ड में कौन कौन से लगेंगे, और नेचुरल में कौन कौन से लगेंगे। नेचुरल में सिर्फ ये, डैम्ड में ये भी और ये भी, और फोर्स्ड में तो ये तीनों ही, राइट।
Here the body vibrates with the frequency of the external periodic force. जो हम external अभी बार बार force लगा रहे हैं ना, जिस हम frequency पे वो लगा रहे होंगे, तो यहाँ पे body उस frequency के साथ vibrate होगी, right? If the frequency of the external force is different from the body's natural frequency, the amplitude of oscillation is very small. देखो हर एक बॉडी की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? अगर जो हम फोर्स वाइब्रेशन से लगा रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल वाइब्रेशन से डिफरेंट है, राइट, तो क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, ठीक है? लेकिन अगर बाई चांस दोनों सेम हो गई, जो हम फोर्स वाइब्रेशन ऐसे ऐसे कर रहे थे, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई नेचुरल वाइब्रेशन से, तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट? और इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सारे वाइब्रेशन में से, राइट? ये ऊपर जो हमने अभी पढ़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेजोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? मतलब पूरे साउंड चैप्टर में ही रेजोनेंस काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से है। रेजोनेंस और इको जो हमने पढ़ा था, इको के कंडीशंस वगैरह, राइट? हाँ, ये देखो अभी डिफरेंस आ गया है, फिर से नेचुरल वाइब्रेशंस और फोर्स वाइब्रेशंस में डिफरेंस ये पढ़ लेना, ठीक है? अभी देखो रेजोनेंस वही बात है, इट इज एन स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशंस इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स matches with the natural frequency of the body, due to which the body starts oscillating with large amplitude, right? Very large amplitude in fact. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट था, ये पूरा पढ़ लेना कैसे। कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, कंडीशन क्या है, जैसे इक्वल कंडीशन हमने पढ़ी थी वैसे रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। अब डिफरेंस बिटवीन द फोर्स एंड रेजोनेंट वाइब्रेशंस, ये भी पढ़ लेना, ठीक है? वही बात है जो अभी हमने ऊपर करा है, ऑलमोस्ट सारा कुछ वही है। रेजोनेंस बस एक स्पेशल केस है फोर्स वाइब्रेशन का, राइट? देखो रेजोनेंस इन अ ब्रिज, when a troop crosses a suspension bridge, the soldiers are asked to break the steps. The reason is that when soldiers march in steps, each soldier exerts a periodic force in same phase, and therefore the bridge executes the force vibrations of frequency equal to the frequency of the steps. And now अभी ये वही बात है, ये देखो इस पूरी चीज का सार क्या है भी। जो वो होते हैं ना, आर्मी मैन होते हैं जो कभी ऐसे मार्च करके जा रहे होते हैं, तो मोस्टली उनको बोला जाता है जब आप उसके ऊपर जाओगे, कोई ब्रिज है, अगर ब्रिज है तो वहां पे मार्च ऐसे सबने एक साथ नहीं करना, सिंक में नहीं करना। तो वहां पे आप नॉर्मल कैसे भी अपना रैंडम मोशन में जाओ, राइट? सारे अपने अपने हिसाब से चलो। इसका रीजन क्या है, अगर सारे मार्च करके जा रहे हैं तो सारे सबके स्टेप्स ऐसे मिल रहे हैं, राइट? सबकी एक फ्रीक्वेंसी है, और अगर बाई चांस वो सोल्जर्स की जो वॉकिंग फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर गई उसके ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो रेजोनेंस इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रिज बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होने लग जाएगा और टूटने का डर रहता है, राइट? वही बात है। ये हुआ भी था एक बार, एक ब्रिज ओपन हुआ था, उसकी ओपनिंग डे था आई थिंक उसी दिन, तो बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर चले गए थे, राइट? और अ, ऐसे नहीं भी वो मार्च कर रहे थे, वो नॉर्मली सिर्फ वॉक कर रहे थे, और पता नहीं क्यों सबकी जो वॉकिंग फ्रिक्वेंसी थी काफी लोगों की मिल गई, और वो मिल गई उसके साथ जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी, और बहुत ज्यादा बुरी तरह से वाइब्रेट करने लग गया था ब्रिज, राइट? तो उसको तभी क्लोज करना पड़ गया। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड, टू साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर बाय द फॉलोइंग थ्री डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी साउंड्स होते हैं ना, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, एक और बंदा बोल रहा होगा, राइट? हम दोनों के साउंड में आप डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो, पहले तो लाउडनेस, हो सकता है मैं तेज तेज चिल्ला रहा हूँ, वो आराम से बोल रहा है। दूसरा क्या है, पिच, हो सकता है मेरी आवाज ज्यादा भारी है या फिर मेरी आवाज ज्यादा तीखी है अगले बंदे से, राइट? और तीसरा है क्वालिटी, ये सबसे अलग चीज है, राइट? ये सबसे मेन चीज भी है, जैसे मैं लाउडनेस मैच कर सकता हूँ दूसरे बंदे से, थोड़ी बहुत पिच भी मैच कर सकता हूँ कोशिश करके, क्वालिटी नहीं होगा, राइट? ये अभी हम सारे पढ़ते हैं, है क्या लाउडनेस क्या है। और चलो हाँ, जैसे जैसे पढ़ेंगे अब मैं आपको बताता रहूंगा इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी। Loudness. It is the characteristic by virtue of which a loud sound can be distinguished from a faint one, both having the same pitch and quality. अगर दो साउंड्स के सेम पिच है, सेम क्वालिटी है, तो हम दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, उनके लाउडनेस से, ठीक है? वो ज्यादा ऊंचा आवाज में हो रहा है, ये कम आवाज में हो रहा है, उसको लाउडनेस बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। लार्जर द वेवलेंथ, वेवलेंथ नहीं आएगा, लार्जर द एम्पलीट्यूड, लार्जर द एम्पलीट्यूड, लाउडर इज द साउंड। ये चीज इंपॉर्टेंट है,
हर चीज है ना जो वो एक एक चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर है, पिच एक और चीज के ऊपर, क्वालिटी एक और चीज के ऊपर। ये अपनी याद रखना है कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। देखो अभी अगर बोला जाए तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इको, इको की कंडीशंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशंस। ये लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, पिच किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है भी इनको छोड़ के बाकी कुछ आएगा ही नहीं। जो भी हमने पीडीएफ में डाला है ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट चीजें डाली हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। अब ये देखो इसका एग्जांपल है, ये देखो पहले वाला जो डायग्राम है इसमें एम्पलीट्यूड कम है, राइट, इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो ये कम लाउड है, ये बहुत ज्यादा लाउड है, ठीक है। इनमें ये डिफरेंस है। ऑल्सो लाउडनेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, राइट। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये सारा कुछ भी याद रखना है। ऐसा ऐसा नहीं भी ये याद रखना भी आपने इसका, सॉरी, इसके स्क्वायर के साथ और इसके स्क्वायर के साथ, ये नहीं, सीधा सीधा ऐसे याद रखना, एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडनेस ज्यादा, डिस्टेंस जितना ज्यादा लाउडनेस उतना कम, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर, और प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडीज। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, और एम्पलीट्यूड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इंक्रीजिंग द लास्ट थ्री फैक्टर्स ऑल्सो इंक्रीजेज द लाउडनेस। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी लाउडनेस बढ़ेगी, रेजोनेंट बॉडीज जितनी ज्यादा होंगी एक जगह पे और लाउडनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा, राइट। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अभी इंटेंसिटी एक थोड़ी सी अलग चीज आ गई बीच में। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट, ठीक है। जैसे साउंड की एनर्जी है, राइट, आप एक जगह पे खड़े हो जाओ ऐसे, मान के चलो आपने सोचा भी ये एक जगह है, एक, ठीक है, एक यूनिट एरिया की एक जगह है, ये जगह से कितनी एनर्जी पास हो रही है एक सेकंड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी, राइट। यूनिट एरिया, एक आपकी यूनिट एरिया से रिलेशन क्या है इंटेंसिटी और लाउडनेस का, ये L इक्वल टू के लॉग 10 I। वैसे एक्स्ट्रा चीज है, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आपका ये फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी हद तक सिमिलर होता है ब्राइटनेस का। जो एक ब्राइटनेस का फॉर्मूला होता है, जो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं उनमें आता है, राइट। उसमें एक फॉर्मूला होता है, वो काफी इसके सिमिलर होता है, राइट। हाँ वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज थी, इसको छोड़ो, तो हम बैक आते हैं। तो देखो ये आपने फॉर्मूला हो गया लाउडनेस और इंटेंसिटी को रिलेट करने वाला। डिफरेंस इन लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स। देखो L1 माइनस L2 करोगे तो क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, लॉग I1 माइनस लॉग आई नॉट कर लो या I0 कर लो, right? और ये एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, अगर दो चीजें माइनस में है ना और दोनों लॉग्स का बेस सेम है, यहाँ पे दोनों का बेस है 10, तो ऐसा निकल के आ जाएगा। अगर आप ये सारा कुछ नहीं भी याद रखोगे, बस ये चीज याद रख सकते हो, ठीक। इफ I0 is the minimum intensity 10 to the power minus 12 of audible sound at frequency 1 kilohertz, मतलब अगर 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एक साउंड है, उसकी मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए कि हम सुन पाए, वो है 10 to the power minus 12, ठीक है। और इसको, जो ये मिनिमम लाउडनेस है, इसको क्या बोला जा, इस इंटेंसिटी पे जो लाउडनेस होती है उसको क्या बोला जाता है, साउंड लेवल, ठीक है। टेकिंग के इक्वल टू 1 द साउंड लेवल इज रिटन एज ऐसा, ठीक है। I0 को हम डाल देंगे कुछ भी। बेल भी यूनिट होती है, राइट, आपको पता है लाउडनेस की यूनिट होती है एक बेल, जैसे डेसिबल, डेसिबल उसका बेल का ही छोटा यूनिट हो गया, राइट। देखो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड एट फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज इज, अभी हमने पढ़ा है 10 to the power minus 12, oh sorry, 1 decibel is defined as the increase in level of loudness when the intensity of sound increases by 26%। 1 डेसिबल का डिफाइन है ये। 0 डेसिबल इज द लोअर लिमिट ऑफ हियरिंग, ठीक है। 0 से 80 डेसिबल इज द सेफ लिमिट फॉर हियरिंग, और अबाउट 120 डेसिबल इज द नॉइज पोल्यूशन, राइट। लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। लिमिट ऑफ हियरिंग क्या है, 0 डेसिबल, ठीक है। लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी 0 से 20,000 हर्ट्ज, सॉरी 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। और लिमिट ऑफ हियरिंग 0 डेसिबल, ये आ गया लाउडनेस।
पिच और फ्रीक्वेंसी, अभी आप दूसरी बात पे आगे। पिच जैसा था ना, तीन चीजें से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। अभी पिच पे आगे। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड बाय विच एन एक्यूट, तीखी, जिसको बोलते हैं तीखी साउंड, एक्यूट और श्रिल नोट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ ग्रेव, मतलब भारी ग्रेव और फ्लैट नोट ऑफ सेम लाउडनेस, राइट। इट डिपेंड्स ऑन दी फ्रीक्वेंसी, ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पे वो क्या था, एम्पलीट्यूड, ये है फ्रीक्वेंसी। ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर ये 1 सेकंड है और ये 1 सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी ना। फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 सेकंड में कितनी ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है। फर्स्ट वाले में 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन हो रही है, यहाँ पे दो हो रही है। ये देखो, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ यहाँ तक पहुंच गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक फिर से पहुंच गया, तो दो वाइब्रेशन हो गई। तो वही है। एग्जाम्पल क्या है, ये याद रखना, ये वाला मैंने एग्जाम्पल इसलिए पर्टिकुलरली यहाँ पे डाला था। As the water level in a bucket kept under a water tap rises, the length of the air column decreases, so the frequency of sound produced increases. That is, the sound becomes shriller and shriller. Thus, by hearing the sound from a distance, one can get the idea of water level in the bucket. अब जैसे आपकी बकेट फिल होती है, तो अंदर पानी आता जाता है, राइट। तो जो वो एयर कॉलम है बकेट में, वो कम होता जाता है। जैसे जैसे एयर कॉलम कम होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इसलिए आपको, अगर आप दूर बैठे तो आपको सुनता रहता है ना, आपको आवाज आती रहती है भी। जैसे जैसे बकेट बढ़ती जाती है, वो थोड़ी सी आवाज ना तीखी होने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी। तो वहां से आप आइडिया लगा लेते हो भी अभी बकेट भरने वाली है, तो अभी हम जाके बंद कर लें, ठीक। देखो, द वॉइस ऑफ वुमेन इज यूजली ऑफ हायर पिच देन ऑफ मैन। आपने देखा होगा, आपके मम्मा की आवाज थोड़ी सी ज्यादा तीखी होती है आपके पापा की आवाज से, राइट। पिच इज नॉट द सेम एज फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना। पिच और फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। पिच इज नॉट द सेम एज फ्रीक्वेंसी। Pitch is the sensation as perceived by the listener, while frequency is a measurable quantity. Pitch को आप measure नहीं कर सकते, pitch है perception, right? एक sensation जो हम perceive कर रहे हैं, right? जो हमें लग रहा है अभी ज्यादा तीखा बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। अब वो उसका तीखापन हम measure कैसे करेंगे, वो frequency के ऊपर है, ठीक है। frequency is a measurable quantity. अभी हम तीसरे पॉइंट पे आगे, वो क्या था, क्वालिटी। और इसको टिम्बर भी बोला जाता है, एंड वेव फॉर्म। ये क्या है, quality of a sound is that characteristic which distinguishes the two sounds of same loudness and same pitch but emitted by two different instruments because of change in their wave forms. Therefore, quality of musical sound depends on waveform. Loudness depend करती थी एम्पलीट्यूड पे, पिच डिपेंड करता था फ्रीक्वेंसी पे, क्वालिटी डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। वेव कैसी फॉर्म हो रही है, राइट। वेव का कैसे आप इसको ड्रॉ करोगे, या फिर वेव कैसे दिखती है, राइट। वेव फॉर्म पे। ये हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग है, इसलिए मैं बोल रहा, देखो जैसे मान के लो मैं बोल रहा हूँ, एक और आदमी मेरे साथ बैठे है। अगर मैं उसको इतना, बस उसको मैं कॉपी कर सकता हूँ भाई, मैं उसके लाउडनेस तक पहुंच जाऊँ, राइट। जितना वो लाउड बोल रहा है, उसकी पिच को मैं कर रहा हूँ भी इतना तीखा बोल रहा है, ऐसे ऐसे। क्वालिटी में उतना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा लिरिक्स अलग है, उसका लिरिक्स अलग है, राइट। तो क्वालिटी या फिर वेव फॉर्म को मैं उतना अच्छे से कॉपी नहीं कर पाऊंगा। ये देखो, जैसे फर्स्ट में लाउडनेस सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट। यहाँ तक एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं दोनों के, लेकिन दोनों का वेव का नेचर अलग है। ये थोड़ी सी स्मूथ वेव है फर्स्ट वाली, सेकंड वाली ज्यादा ऐसे है, तीखी वेव है, राइट। यहाँ पे वही बात है। ये देखो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सेम है, ये रहा, फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ तक उतना ही वेव हुआ है, राइट। लेकिन दोनों के वेव फॉर्म अलग है, हर इंस्ट्रूमेंट का एक अलग वेव फॉर्म होता है, राइट। देखो, अभी यहाँ पे ये वाली करेक्टरिस्टिक आएगी, ये भी मैंने इसलिए डाला, ये भी आपका क्वेश्चन था। You generally recognize a person by hearing his voice on telephone without seeing him, right? It is because the vibrations produced by the vocal cord of each person has a characteristic waveform which is different for different persons. ऊपर वाली सारी चीज का सार, ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो यहाँ पे है। करेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस, फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, पिच, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, टिम्बर और क्वालिटी वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, राइट। देखो, म्यूजिक एंड नॉइस। All sounds which produce a sensation of hearing can be divided into two categories. जैसे आजकल हम म्यूजिक किसको बोलते हैं, जिसके पीछे बीट लगी है, सिंगर गाना गा रहा है, राइट। और हम नॉइज, हमें पता है जो काफी शोर है, और हमें लगता है जैसे अब मैं बोल रहा हूँ वो ना ही तो नॉइज है, ना ही तो म्यूजिक है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। हर जो, मतलब फिजिक्स के हिसाब से ऐसा नहीं है। और दूसरा हम ऐसे बोल सकते हैं,
फिजिक्स के हिसाब से क्या है, हर साउंड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, म्यूजिक एंड नॉइज, राइट। अभी दोनों का कंपैरिजन क्या है। म्यूजिक क्या है, इट इज रेगुलर, स्मूथ एंड प्लेजेंट टू ईयर्स। नॉइज क्या, इट इज हार्श, डिस्कॉर्डेंट एंड अनप्लेजेंट टू ईयर, राइट। डिस्कॉर्डेंट मतलब स्मूथ नहीं है, ऐसे अलग अलग से उसकी वेव फॉर्म है, राइट। म्यूजिक क्या है, इट इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस व्हिच आर पीरियोडिक, राइट, इसलिए तो स्मूथ है। और दूसरा क्या, नॉइज क्या है, इट इज प्रोड्यूस बाय इररेगुलर सक्सेशंस ऑफ डिस्टर्बेंसेस। कैसे भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, लाउडनेस चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, बढ़ रही है, सारा कुछ। म्यूजिक में ऐसा नहीं, म्यूजिक में सारा कुछ ऑलमोस्ट स्मूथ चलता है। म्यूजिक में क्या है, ऑल द कंपोनेंट वेव्स आर सिमिलर विदाउट एनी सडन चेंज इन देयर वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। और उसमें क्या होता है, भी जल्दी से चेंज हो जाते हैं नॉइज में। म्यूजिक का मोस्टली जो साउंड लेवल होता है वो 10 से 30 डेसिबल तक रहता है, जिसकी वजह से हमें प्लेजेंसी साउंड सुनाई देती है। लेकिन जो नॉइज होता है वो 120 डेसिबल से ज्यादा होता है, राइट। म्यूजिक का वेव फॉर्म रेगुलर होता है और नॉइज का वेव फॉर्म इरेगुलर होता है। ये वाला, ये पूरे में ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट। वेव फॉर्म रेगुलर है तो म्यूजिक, इरेगुलर है तो नॉइज। एग्जाम्पल क्या है, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक होगा, राइट। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन एरोप्लेन, रोड रोलर, इंडस्ट्रियल मशीन, वो सारा हो गया आपका नॉइज में, राइट। दोनों के नीचे एग्जाम्पल भी ये देखो। फर्स्ट वाला म्यूजिक है, कितना स्मूथ है, राइट, सारा कुछ कितना वैसे ही चल रहा है। नॉइज में ये देखो, कुछ भी हो रहा है बीच में, ऐसे ऐसे इरेगुलरिटीज आ रही है, राइट, तो नॉइज हो गया, राइट। तो यही था इस चैप्टर के लिए। और इसके जो भी थोड़े बहुत इसमें नॉइज वाले में थोड़े से गिव रीजन ज्यादा आते हैं, राइट। ये न्यूमेरिकल इतना, न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं लेकिन ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स आपके वो इको वाले में से ही आएंगे, ठीक है, डिस्टेंस मेजर को ऐसा कुछ। और ज्यादा इसमें से गिव रीजन आ सकते हैं, जो मैंने दो, तो वही गिव रीजन जो मैंने आपके ऊपर कवर कर दिए। एक तो ये वाला, ये फोन पे जो बंदा बात कर रहा है, और एक जो ऊपर था, ये बकेट वाला, राइट। और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने प्रैक्टिस वाले सेशन में कर लेंगे, राइट। तो वो भी आप देख लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना है भाई।